मूवी की शुरुआत होती है और हम चार खतरनाक आतंकवादियों को देखते हैं। वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट को बॉम्ब से उड़ाने के लिए आए हुए थे। दरअसल ये कुछ लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। अब जिन्हें ये मारने के लिए आए थे, थोड़ी देर बाद वो लोग भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही ये उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने की तैयारी करते हैं, तभी इनकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने बच्चों को लेकर के इसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रही थी। अब ये उस औरत को देख करके उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने से रुक जाते हैं। तभी इन आतंकवादियों के ग्रुप में एक लेडी जिसका नाम डोरन मैकन है, वो इस औरत को अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से दूर चली जाओ। अब जैसे ही वो औरत यहाँ से थोड़ी दूर जाती है, तभी इस रेस्टोरेंट में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे इसके अंदर मौजूद सभी लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर ये लोग सबूत मिटाने के लिए अपनी गाड़ी में आग लगा देते हैं और एक दूसरी गाड़ी को लेकर यहाँ से बहुत दूर एक गाँव की तरफ निकल जाते हैं। अब इनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज होती है जैसे कि ये अभी उड़ान भर लेगी और ये रास्ते के सारे बैरिकेड्स को उड़ाते हुए उस गांव के अंदर घुस जाते हैं। इसी गांव में हम मर्फी नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी जवानी के दिनों में खतरनाक हिटमैन हुआ करता था और लोगों को बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से मारता था। इसका खौफ इतना खतरनाक था कि 50-50 मील की दूरी पर अगर कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो मर्फी आ जाएगा। लेकिन अब ये बूढ़ा और रिटायर्ड हो चुका है और अब किसी को भी नहीं मारता है। लेकिन अभी ये जिस गाँव में रहता है, यहाँ के लोगों को इसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसी गाँव में विंसेंट नाम का इसका एक दोस्त भी है जो एक लोकल शरीफ है और ये अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताया करता है। यहाँ पर विंसेंट मर्फी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ। फिर जब ये जाने लगते हैं तो रास्ते में बहुत सारे बैरिकेड्स को टूटा हुआ देखते हैं, लेकिन विंसेंट इस पर ध्यान नहीं देता और मर्फी को घर छोड़ कर के चला जाता है। यहीं पर हम रीटा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मर्फी के लिए हमेशा खाना बनाया करती है। अब मर्फी जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी में एक फ्लावर रखा हुआ है और इसी फ्लावर के साथ उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक आदमी की तस्वीर के साथ उसका नाम लिखा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि मर्फी आज भी हिटमैन का काम किया करता है और उसे इस आदमी को मारने का काम दिया गया है। अब ये बूढ़ा आदमी बगैर टाइम को वेस्ट किए अपने टारगेट को मारने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इसे पता चलता है कि आतंकवादियों ने फिर से कोई ब्लास्ट किया है और वो लोग अपने आप को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इसका टारगेट बार्ट बैठा हुआ था। फिर ये बार्ट को अपनी गाड़ी में बैठाता है और गांव से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचकर ये डिक्की में से अपनी गन को निकालता है और बार्ट से कहता है कि बेटा बाहर आ जा, तेरा टिकट कंफर्म हो चुका है। इस बूढ़े के हाथ में एक पौधा भी है क्योंकि ये जब भी किसी को मारता है तो उसकी कब्र पर उस पौधे को लगा देता है। फिर वो बार्ट से कहता है कि तुम्हें अपनी कब्र खुद ही खोदनी पड़ेगी। अब बार्ट अपनी कब्र को खोदना शुरू करता है। तभी वो खुदाई करते हुए चारों तरफ देखता है जहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। इसका मतलब था कि ये बूढ़ा इसी जगह पर लाकर के अपने टारगेट को मारता है और उसी के हाथ से कब्र खुदवाकर उसे यहीं पर गाड़ देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बूढ़ा कितना खतरनाक आदमी है। फिर ये बूढ़ा बार्ट को गोली मार कर के यहीं पर दफना देता है और उस पौधे को लगा कर के यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ये रॉबर्ट नाम के एक आदमी के पास पहुँचता है। असल में ये वही यमराज है जो इस बूढ़े को कॉन्ट्रैक्ट दिया करता है। यहाँ पर इस बूढ़े की मुलाकात केविन नाम के एक आदमी से होती है जो अभी अभी एक नया हिटमैन बना है। यहाँ पर मर्फी रॉबर्ट से कहता है कि अब मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ और अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये बूढ़ा उसकी बात नहीं मानता और अपने पैसे लेता है और यहाँ से चला जाता है। अब वो घर आकर के अपनी जमीन की सफाई करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर खेती कर सके। फिर ये रीटा के साथ बैठ कर के खाना खाता है। खाना खाकर के जब ये बाहर आता है तो मोया नाम की एक लड़की को देखता है जो फिशिंग कर रही थी। तब ये बूढ़ा भी वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से इस बूढ़े की नजर मोया की गर्दन पर पड़ती है जिस पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। ये देखकर के वो मोया से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ये सुनकर के मोया घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये बातें इस बूढ़े के दिमाग में घूमने लग जाती है कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को कौन टॉर्चर कर रहा है। अब यहाँ से ये बूढ़ा एक छोटे से बार में जाता है जिसे मोया की माँ सीनेट चलाती है। वहाँ पर वो सीनेट से बातें करने लगता है लेकिन मोया की चोट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब जब शाम होती है तो ये बूढ़ा मोया के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही ये बूढ़ा मोया को लेकर के उसके घर के दरवाजे पर पहुँचता है, तभी कर्टिस नाम का एक आदमी बाहर आता है। दरअसल ये वही आतंकवादी था जिसने उस रेस्टोरेंट में ब्लास्ट किया था। ये बूढ़ा मर्फी मोया से कहता है कि ये आदमी कौन है। तब मोया कहती है कि मैं इसको नहीं जानती। फिर कर्टिस मोया से कहता है कि तुम अंदर जाओ और उस बूढ़े से कहता है कि साले तू भी यहाँ से निकल, मैं इसका अंकल हूँ। इतना कहकर के कर्टिस अंदर चला जाता है और मोया पर जोर जोर से चिल्ला कर के गुस्सा करने लगता है। इससे ये बूढ़ा समझ जाता है कि ये वही
आदमी है जो मोया को टॉर्चर करता है। यहीं पर हम कर्टिस के उन तीनों साथियों को भी देखते हैं जिनका नाम है सीमस, कोनैन और मकैन। यहाँ पर ये थोड़े से खाने को देख कर के गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उस साली ने इतना सा खाना भेजा है हमारे लिए। फिर जब सुबह होती है तो ये बूढ़ा मोया के पास जाता है जो उदास बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक बंदूक की गोली भी थी, जिसे देख कर के ये बूढ़ा कहता है कि क्या ये तुम्हारे अंकल की है? तब मोया कहती है कि वो मेरा अंकल नहीं है। ये सुनकर के ये बूढ़ा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी यहाँ पर कर्टिस आ जाता है और इस बूढ़े पर फिर से गुस्सा करने लगता है और कहता है कि साले तुझे समझ में नहीं आता, फिर से आ गया तू। ये कहकर के वो खाना लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इस बूढ़े का दिमाग खराब होने लगता है और वापस से रॉबर्ट के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैं कर्टिस नाम के एक आदमी का काम तमाम करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस काम को छोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे नहीं मारना चाहता। अब कर्टिस का नाम सुनकर के रॉबर्ट की भी फटने लग जाती है और कहता है कि अगर हमने उसे मरवा दिया तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का मेंबर है। ये सुनकर के ये बूढ़ा वापस आ जाता है और फैसला करता है कि वो खुद कर्टिस को मौत के घाट उतारेगा। अब वो कर्टिस पर नजर रखना शुरू कर देता है। फिर एक दिन वो देखता है कि कर्टिस स्विमिंग करके वापस आ रहा है। तब ये बूढ़ा अपनी गाड़ी उसके पास ले जाकर के रोकता है और उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब कर्टिस भी गाड़ी में बैठ जाता है और ये जाने लगते हैं। रास्ते में ये बूढ़ा कर्टिस को सिगरेट जलाने के लिए कहता है। फिर ये दोनों सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तभी कर्टिस देखता है कि ये बूढ़ा गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते की तरफ ले जा रहा है। तब वो इस बूढ़े से कहता है कि शायद तुम रास्ता भूल गए हो, लेकिन कर्टिस को नहीं पता था कि ये उसे उस जगह पर ले जा रहा है जहाँ पर ये अपने टारगेट को मार कर के दफना दिया करता था। फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक कर के डिक्की में से बंदूक को बाहर निकालता है और कर्टिस के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे डिक्की में डाल करके उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर ये लोगों को मार करके दफनाया करता था। लेकिन जब वो गाड़ी की डिक्की को खोलता है तभी कर्टिस एक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे ये बूढ़ा जख्मी हो जाता है। अब कर्टिस अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगता है। तभी ये बूढ़ा उसके पैर पर एक गोली मारता है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब वो कर्टिस के करीब जाकर के कहता है कि हरामजादे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है मर्फी। ये कहकर वो जैसे ही दूसरी गोली मारने लगता है तभी कर्टिस वापस से खड़ा होकर के हमला करने लगता है। उसी वक्त कहीं और से एक गोली आकर के कर्टिस को लगती है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। तभी यहाँ पर हम केविन को देखते हैं जिसने कर्टिस को गोली मारी थी। असल में वो यहाँ पर इस बूढ़े की मदद करने के लिए आया था। फिर यहाँ पर केविन एक कब्र खोदता है और ये दूसरे लोगों की तरह कर्टिस को भी यहाँ पर दफना करके एक पौधा उसकी कब्र पर लगा देते हैं। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। उधर हम मकैन को देखते हैं जो रोजाना अपने भाई कर्टिस का इंतजार करती रहती है, लेकिन इसे नहीं पता था कि अब वो लौट कर के कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस बूढ़े मर्फी ने उसे हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। तभी कोनैन मकैन के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कर्टिस को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए हमें भी अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मकैन उसे कहती है कि जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर वो घर के अंदर जाकर के अपनी बंदूक को निकालती है और देखती है कि उसमें एक गोली कम है। तब वो सीनेट के पास जाकर के पूछती है कि साली चुपचाप बता दे मेरा भाई कहाँ है। तब सीनेट कहती है कि मुझे क्या पता, पुलिस ने पकड़ लिया होगा। अब मकैन यहाँ से बाहर आकर के किसी को कॉल करती है। तब वो इसे बताता है कि रॉबर्ट नाम का एक आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और हिटमैन्स का गिरोह चलाता है। अब मकैन उसका एड्रेस लेकर के रॉबर्ट के ऑफिस में पहुंच जाती है और डायरेक्ट उससे पूछती है कि हरामजादे बता कर्टिस कहाँ है। मकैन को इस तरह गुस्से में देख कर के रॉबर्ट घबरा जाता है और कहता है कि मैं कर्टिस को नहीं जानता। तभी मकैन को अपने पैरों के नीचे वही गोली नजर आती है जो उसकी बंदूक से निकाली गई थी और वो बूढ़ा मर्फी उस गोली को यहाँ पर लेकर के आया था। अब मकैन को यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट ने ही उसके भाई कर्टिस को मरवाया है। अब वो रॉबर्ट पर गन पॉइंट करके कहती है कि कुत्ते सच सच बता मेरा भाई कर्टिस कहाँ है, वरना इसमें जितनी भी गोलियां हैं सारी तेरे भेजे में उतार दूंगी। अब डर के मारे रॉबर्ट उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि कर्टिस को मर्फी नाम के एक बूढ़े ने मारा है। अब यहाँ पर रॉबर्ट अपनी गन उठाने की कोशिश करता है। तभी मकैन गोली मार करके उसका काम तमाम कर देती है। तभी इस गोली की आवाज रॉबर्ट की वाइफ जोशी सुन लेती है और वो रूम से जैसे ही बाहर आने लगती है तभी मकैन दरवाजे के पास जाकर के कहती है कि बुढ़िया चुपचाप अंदर ही बैठी रह, तेरे बुड्ढे को मैंने मार दिया है और अगर तूने मेरे चेहरे को देख लिया तो मैं तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगी। ये कहकर के वो यहाँ से सारे पैसों को लेकर के चली जाती है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा मर्फी और केविन आ जाते हैं और देखते हैं कि जोशी बाहर ही खड़ी है। वो इन्हें बताती है कि रॉबर्ट को किसी ने मार दिया है। तब वो बूढ़ा कहता है कि क्या तुमने उसके चेहरे को देखा था? तब जोशी कहती है कि नहीं, लेकिन वो एक लड़की थी जो कर्टिस नाम के एक आदमी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। ये सुनने के बाद ये बूढ़ा घर के अंदर जाता है और उन डॉक्यूमेंट्स को जला देता है जिसमें सारे हिटमैन्स के नाम लिखे हुए थे। उधर मकैन और उसके साथी एक
शॉप पर जाकर के मर्फी का एड्रेस ले लेते हैं और उसके घर की तरफ आने लगते हैं। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जिसे इन लोगों पर डाउट हो जाता है। इधर ये तीनों उस बूढ़े के घर के अंदर आ जाते हैं और यमराज बनकर के उसका इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही ये बूढ़ा केविन के साथ अपने घर के पास पहुंचता है तभी इसे डाउट हो जाता है कि उसके घर के अंदर कोई बैठा हुआ है। तब ये बाहर छुप कर के उन लोगों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और मर्फी घर के अंदर नहीं आता। तब मकैन अपना सारा गुस्सा उस बूढ़े की कार पर निकाल देती है। तभी रीटा बाहर आती है और मकैन उसे देख लेती है और उसके पास आकर के कहती है कि वो बूढ़ा मर्फी कहाँ है। इधर ये बूढ़ा देखता है कि रीटा खतरे में है। तब केविन अपनी गन निकाल कर के मकैन को निशाने पर ले लेता है, लेकिन रीटा उसे कुछ भी नहीं बताती है। तब मर्फी उसे एक पंच मार कर के बेहोश कर देती है। इसके बाद मकैन अपने साथियों को लेकर के यहाँ से चली जाती है। अब ये बूढ़ा और केविन रीटा को उठा कर के उसके घर में ले जाते हैं। फिर केविन इस बूढ़े को अपने घर पर ले जाता है। वहाँ पर इस बूढ़े को न्यूज़पेपर का एक जला हुआ टुकड़ा दिखाई देता है जिसमें उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में न्यूज छपी हुई थी। अब ये फौरन बाहर जाता है और उस न्यूज़पेपर को खरीद लेता है। जब वो उस न्यूज को देखता है तो उसमें मकैन की फोटो छपी हुई थी। तभी इसे समझ में आ जाता है कि ये लोग कर्टिस के साथ रहते थे। अब ये उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब बनाने के सामान रखे हुए थे। अब ये मकैन को ढूंढने लगता है तभी वो इसे नजर आ जाती है, लेकिन मकैन भी कोई आम लड़की नहीं थी। उसे डाउट हो जाता है। तभी वो चुपके से पीछे से आती है और इस बूढ़े पर गन पॉइंट कर देती है। यहाँ पर ये बूढ़ा मकैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, लेकिन जिसने मारा है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तब मकैन कहती है कि तुम उसे लेकर के एक पब्लिक प्लेस पर आओ, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। अब ये बूढ़ा केविन के पास जाकर के कहता है कि मैं मकैन को पब्लिक प्लेस पर मारने वाला हूँ और तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर अमेरिका चले जाओ। अब ये बूढ़ा मकैन से मिलने के लिए एक बार में पहुँच जाता है जहाँ पर इसके साथ विंसेंट भी होता है। थोड़ी देर में मकैन एक बॉम्ब लेकर के अपने साथियों के साथ आ जाती है क्योंकि वो इस पूरे बार को ही उड़ाने वाली है। तभी विंसेंट कोनैन को देखता है जिसने अपना एक हाथ जेब में रखा हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि इसके पास गन है। उधर वो बूढ़ा मकैन के पास जाकर के बैठ जाता है। इधर विंसेंट समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी अचानक से यहाँ पर केविन आ जाता है जिसे देखकर के मकैन कहती है कि क्या तूने मेरे भाई को मारा था। तब केविन कहता है कि हाँ। अब मकैन फौरन अपनी गन को निकालती है और केविन को गोली मार देती है। तभी ये बूढ़ा भी गन निकाल लेता है और चारों तरफ से गोलियां चलने लग जाती है। उधर हम सीमस को देखते हैं जो बॉम्ब को लेकर के बार के अंदर आ रहा है। इधर केविन जख्मी हालत में ही मकैन को गोली मार देता है। इधर सीमस जैसे ही उस बॉम्ब को अंदर फेंकने लगता है तभी ये बूढ़ा उस पर गोली चला देता है जिससे वो बॉम्ब बाहर ही ब्लास्ट हो जाता है और सीमस के चींथड़े उड़ जाते हैं। उधर मकैन जख्मी हालत में यहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब ये बूढ़ा उसे पकड़ता इससे पहले ही कोनैन उस पर हमला कर देता है और इनके बीच में काफी देर तक WWE की फाइट चलती है, लेकिन आखिर में वो कोनैन का काम तमाम कर देता है। अब ये बूढ़ा मकैन के पीछे एक चर्च में पहुंच जाता है, लेकिन ये उसे मारता इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। फिर ये बूढ़ा रीटा को अलविदा कहता है और विंसेंट की गाड़ी में किताब रख देता है जिसे वो हमेशा पढ़ा करता था क्योंकि ये जानता था कि अब विंसेंट से कभी भी मुलाकात नहीं होगी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम इस बूढ़े की गाड़ी को देखते हैं जो यहाँ से बहुत दूर निकल चुकी थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इन द लैंड ऑफ सेंट्स एंड सिनर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।